हेलो बच्चों, वागलेस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी की बुक कृतिका के लेसन मैं क्यों लिखता हूँ इस लेसन की रीडिंग करेंगे। इस लेसन के लेखक अज्ञेय हैं। बच्चों, क्या कभी तुमने सोचा है कि कोई इंसान कविताएं या कहानियां क्यों लिखता है? लेखक भी यही सोचते हैं। वे बताते हैं कि जब हम लिखते हैं तो इसके दो बड़े कारण होते हैं। पहला, मन की आवाज, जो सबसे जरूरी है। वे बताते हैं कि वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि उनके मन में एक बेचैनी होती है और उसे शांत करने के लिए वह उस बात को कागज पर उतार देते हैं। जब तक मन की बात बाहर नहीं आती, तब तक लेखक बेचैन रहते हैं। इसके अलावा दूसरा कारण होता है बाहर का दबाव। कभी कभी जैसे कोई संपादक या प्रकाशक उनसे कहता है कि मेरे लिए एक कहानी लिख दो, या कभी कभी लेखक को पैसे की जरूरत होती है तो वे लिख देते हैं। इन दोनों कारणों को समझाने के लिए लेखक हिरोशिमा का उदाहरण देकर बताते हैं कि उन्होंने हिरोशिमा पर बम गिरने की खबरें खूब पढ़ी थी, पर वह इस पर कविता नहीं लिख पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसे महसूस नहीं किया था, सिर्फ जाना था। जब वह सच में हिरोशिमा गए तो उन्होंने एक सड़क पर लगे पत्थर पर बनी एक परछाई को देखा। ये उस आदमी की परछाई थी जो बम गिरते समय वहां खड़ा था और पलक झपकते ही भाप बनकर उड़ गया। ये परछाई देखकर उन्हें गहरा दुख महसूस हुआ और फिर उन्होंने हिरोशिमा पर कविता लिखी। यहाँ लेखन का मतलब किसी बात को केवल जानना नहीं, बल्कि दिल से महसूस करना है। जब तक दिल में कोई बात नहीं उतरती, तब तक सच्ची कविता या कहानी नहीं बनती। तो बच्चों, चलिए अब इस लेसन पर चलते हैं। मैं क्यों लिखता हूँ? ये सवाल सुनने में बहुत सीधा साधा लगता है, पर इसका जवाब देना उतना ही मुश्किल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका जवाब लेखक के मन के अंदर की बहुत गहरी भावनाओं और सोच से जुड़ा होता है। उन सभी गहरी बातों को थोड़े से वाक्यों में जल्दी से बता देना आसान नहीं है, और शायद ये मुमकिन भी ना हो। बस इतना किया जा सकता है कि उनमें से कुछ बातों को ही बताया जाए, खासकर उन बातों को जो दूसरों के लिए जानना फायदेमंद हो। एक जवाब तो ये है कि मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि मैं खुद जानना चाहता हूँ कि मैं क्यों लिख रहा हूँ। जब तक मैं नहीं लिखता, तब तक मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिलता। असल में यही सबसे सच्चा जवाब है। जब लेखक लिख लेता है, तभी वह अपने मन के अंदर की उस जबरदस्त बेचैनी या जरूरत को पहचान पाता है, जिसके कारण उसने लिखना शुरू किया। और लिखने के बाद वह उस बेचैनी से आजाद हो जाता है। मैं भी अपने मन की उस बेचैनी से आजादी पाने के लिए लिखता हूँ। मैं चाहता हूं कि मैं उस बेचैनी को दूर से खड़े होकर देख सकूं और समझ सकूं कि वह क्या थी। मेरा मानना है कि जो लोग सच में कृतिकार होते हैं, वे सब मन के अंदर की बेचैनी से आजादी पाने के लिए ही लिखते हैं। और जो लोग कृतिकार नहीं होते, उनका लेखन कृति नहीं होता। ये बात सही है कि जब लेखक थोड़ा मशहूर हो जाता है, तो वह बाहर के दबाव के कारण भी कभी-कभी लिखता है, जैसे संपादक के कहने पर, प्रकाशक के बार बार याद दिलाने पर, या पैसे की जरूरत होने पर। लेकिन दो जरूरी बातें होती हैं। पहली, एक सच्चा कृतिकार यानी लेखक हमेशा अपने आप से ईमानदार रहता है। वह जानता है कि मैंने जो लिखा है उसमें कौन सी चीज मन की प्रेरणा से आई है और कौन सी चीज बाहर के दबाव से लिखी गई है। वह यह फर्क हमेशा याद रखता है। और दूसरी बात, कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर का दबाव सच में दबाव नहीं लगता। वह तो बस मन के अंदर की नई सोच को जगाने का एक कारण बन जाता है। यहाँ पर लेखक का अपना व्यवहार और खुद पर अनुशासन रखना बहुत जरूरी हो जाता है। कुछ लेखक थोड़े आलसी होते हैं। वे जब तक बाहर से कोई दबाव नहीं आता, तब तक लिख ही नहीं पाते। इस बाहरी दबाव के सहारे ही उनके अंदर की लिखने की जरूरत सामने आती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सुबह आपकी नींद खुल गई है, पर आप बिस्तर पर तब तक पड़े रहते हैं जब तक अलार्म नहीं बज जाता। इस तरह सच्चा लेखक असल में बाहर के दबाव के आगे झुकता नहीं है। वह तो बस इसे एक मदद करने वाली चीज यानी सहायक यंत्र की तरह प्रयोग करता है। यह बाहर का दबाव इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि लेखक असली दुनिया और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा रहे। मुझे वैसे तो इस बाहरी मदद की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर ये मदद मिल भी जाए तो मुझे कोई बाधा भी नहीं होती। अगर मैं सुबह उठने वाले उदाहरण से समझाऊं, तो मैं कहूंगा कि मैं सुबह अपने आप ही उठ जाता हूं। लेकिन अगर घड़ी का अलार्म भी बज जाए, तो मुझे इससे कोई नुकसान भी नहीं होता।
ये मन के अंदर की बेचैनी कैसी होती है, इसे शब्दों में समझाना बहुत मुश्किल है। शायद ये बताना ज्यादा आसान होगा कि ये कैसी नहीं होती है। या फिर मैं इसका एक उदाहरण दे सकता हूँ। शायद यही आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। इसके लिए मैं अपनी एक कविता के बारे में थोड़ी बात करूंगा, जिससे मेरी बात आपको साफ साफ समझ आ जाएगी। मैं विज्ञान का छात्र रहा हूँ और मैंने पूरी पढ़ाई इसी विषय में की है। अणु क्या होता है? हम रेडियम जैसी खतरनाक चीजों की पढ़ाई करते हुए विज्ञान में इतना आगे कैसे बढ़े कि अणु को तोड़ना मुमकिन हो गया? रेडियम के क्या बुरे असर होते हैं? इन सभी बातों की किताबी जानकारी और नियमों का ज्ञान मुझे पहले से ही था। जब हिरोशिमा पर एटम बम गिरा, तब मैंने उसकी खबरें पढ़ी। मैंने यह भी पढ़ा कि बम गिरने के बाद क्या क्या बुरा असर हुआ। इस तरह बम के बुरे असर का इतिहास में लिखा हुआ सबूत, यानी ऐतिहासिक प्रमाण मेरे सामने आ गया। विज्ञान का यह गलत इस्तेमाल देखकर दिमाग में गुस्सा आना तो पक्का था। मैंने इस बारे में लेख भी लिखे, मगर दिल की अनुभूति के स्तर पर जो बेचैनी होती है, वह बौद्धिक पकड़ यानी दिमाग की समझ से कहीं ज्यादा गहरी होती है और उसका कारण भी अलग होता है। इसलिए मैंने इस बारे में कविता नहीं लिखी। हाँ, एक बार लड़ाई के समय मैंने भारत की पूर्वी सीमा पर देखा था कि सैनिक कैसे ब्रह्मपुत्र नदी में बम फेंककर हजारों मछलियां मार देते थे, जबकि उन्हें जरूरत तो सिर्फ थोड़ी सी मछलियों की ही होती थी। इस तरह जानवरों की बेकार बर्बादी को देखकर मेरे मन में जो दर्द उठा था, उस दर्द से मैं थोड़ा बहुत यह जरूर महसूस कर पाया था कि एटम बम से बेवजह कितने जीव मारे जाते हैं। जब मुझे जापान जाने का मौका मिला, तब मैं हिरोशिमा भी गया। वहां मैंने वह अस्पताल भी देखा जहां लोग रेडियम पदार्थ से घायल होकर सालों से दर्द झेल रहे थे। इस तरह मुझे प्रत्यक्ष अनुभव का मौका मिला। लेकिन अनुभव से ज्यादा गहरी चीज अनुभूति होती है, खासकर एक सच्चे लेखक के लिए। अनुभव तो वह है जो आपके सामने हुआ है, पर अनुभूति वह है जो भावनाओं और सोच की मदद से उस सच्चाई को अपने अंदर उतार लेती है। जो बात आंखों के सामने नहीं हुई और जो आपने सामने से महसूस नहीं की, वही बात जब आत्मा के सामने एकदम रोशनी की तरह आ जाती है, तब वह अनुभूति बन जाती है। इसलिए मैंने हिरोशिमा में सब कुछ देखने के बाद भी तुरंत कुछ नहीं लिखा, क्योंकि मेरे अंदर उस गहरी अनुभूति की कमी थी। फिर एक दिन मैं वही सड़क पर घूम रहा था, तो मैंने एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी और सफेद परछाई देखी। उसे देखकर मैंने सोचा कि जब बम फटा होगा तो कोई आदमी वहां खड़ा होगा। बम से निकली रेडियम की किरणें उस परछाई में रुक गई होंगी। जो किरणें आसपास से गुजर गईं, उन्होंने पत्थर को जला दिया, और जो किरणें उस आदमी पर पड़ी, उन्होंने उसे पल भर में भाप बनाकर उड़ा दिया होगा। मुझे लगा कि जैसे समूची ट्रेजेडी यानी पूरा दुख भरा हादसा उसी पत्थर पर लिख दिया गया हो। उस परछाई को देखते ही मुझे जोर का थप्पड़ लगा। शांत पड़ा हुआ इतिहास मेरे मन के अंदर अचानक जलते हुए सूरज की तरह उठा और फिर शांत हो गया। मैं कहूंगा कि उस पल एटम बम का फटना मेरी गहरी अनुभूति में उतर गया। इसका मतलब है कि मैं एक तरह से खुद ही हिरोशिमा का भोक्ता यानी उस दर्द को सहने वाला बन गया था। इस पत्थर पर परछाई देखने की घटना के बाद ही मेरे अंदर की लिखने की जबरदस्त विवशता जाग उठी। मेरे मन की बेचैनी अब दिमाग की सोच से ऊपर उठकर मेरे दिल के एहसास में चली गई। फिर धीरे धीरे मैंने खुद को उस बेचैनी से थोड़ा दूर किया, और अचानक एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी। मैंने यह कविता जापान में नहीं लिखी, बल्कि भारत वापस लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी। यह कविता अच्छी बनी है या खराब, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए यह कविता सच्ची है, क्योंकि यह गहरी अनुभूति से पैदा हुई है। यही बात मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो बच्चों, इस तरह से ये लेसन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। मैं आशा करती हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।